गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेम त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय हमारी स्ट्रैटेजीज़ चल रही है। हमने स्ट्रैटेजीज़ में देखा था कि एक ऑटोक्रेटिक होता है और एक डेमोक्रेटिक होता है। ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज़ हमारी टीचर सेंटर्ड होती है, जबकि हमारी डेमोक्रेटिक जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ये चाइल्ड सेंटर यानी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारी, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपका रोल प्लेइंग है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जबकि हम अब ऑटोक्रेटिक में हम देखें तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर मेथड रहेगा, यानी कि व्याख्यान विधि रहेगा। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा प्रदर्शन विधि, यानी कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इन दोनों मेथड को हम लोग डीप में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर का मैम आप हमें डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, 110 DDU करके है आपका, आपके हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट में आपके जितने में, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो आपको पूरे डिटेल में क्वेश्चन हो, वो आपको मिल जाएंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, 110 DDU देखेंगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को कोई त्रुटि आ रही है। वैसे तो मेरा 90% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि बीएड के बच्चों को ही आपको बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं है कि आप लोग कॉलेज जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सब बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इसके बाद भी आप लोग जॉब करते हैं तो बीएड की क्लासेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिले, ताकि वो उनका भी कवर हो जाए, सिलेबस कवर हो जाए, अच्छे नंबर से वो पास हो पाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बीएड बच्चों को हमेशा बेनिफिट मिले। तो आज जो हमारा टॉपिक है व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, इसको हम लोग देखेंगे, और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड देखेंगे जो कि ऑटोक्रेटिक मेथड है और ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है टॉपिक लेक्चर मेथड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्याख्यान विधि या भाषण विधि या पद्धति, या आप पद्धति भी लिखा होगा तो भी गलत नहीं है। तो आप व्याख्यान विधि को हम कैसे समझेंगे? व्याख्यान विधि का मतलब होता है लेक्चर देना। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप लोग क्या है, पैसिव लर्नर हैं, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग मुझे कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप लोग मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप लोग कमेंट बाद में करते हैं। मैंने आपको बता दिया, उसके बाद से आप लोग मुझे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये आप पैसिव लर्नर की तरह आप काम करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर मेथड है, यानी कि मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं अपना लेक्चर बता रही हूँ, मैंने एक योजना बनाई हुई है और उस हिसाब से मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये एक लेक्चर मेथड है। इसके बाद से इसमें एक चीज़ और है कि टीचर जो है उसी पे पूरा भार होता है कि वो कैसे अपनी योजना बनाता है, कैसे अपने कंटेंट को लेके आता है और कैसे आपको आपके सामने वो प्रेजेंट करता है, यानी पूरा का पूरा भार आपका टीचर पे होता है। पर जब हम चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रहते हैं, जबकि इसमें हमारा जो ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी होती है, जो हमारा लेक्चर मेथड है, इसमें टीचर ही एक्टिव रहता है, जबकि जो स्टूडेंट है वो हमारे पैसिव लर्नर्स होते हैं। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो टीचर होता है वो एक कुशल वक्ता या आपका भाषणकर्ता के रूप में कार्य करता है, और जो स्टूडेंट है वो पैसिव लर्नर की तरह सुनता है, यानी कि वो निष्क्रिय भाव में रहता है। निष्क्रिय रहता है यानी कि वो निष्क्रिय रूप से बने रहते हैं, बच्चों की, टीचर्स की बात को सुनते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट है वो पैसिव लर्नर है और जो टीचर है वो एक्टिव रहता है। हमेशा टीचर एक्टिव रहता है। जब हम लोग चाइल्ड सेंटर में पढ़ रहे थे, उसमें रोल प्लेइंग हो चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, उसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रहते हैं और दोनों का ही सहभागिता रहती है। पर इसमें टीचर पे ही पूरा भार रहता है कि वो अपनी प्लानिंग कैसे करता है, कैसे प्रेजेंट करता है और कैसे उसका मूल्यांकन करता है। तो ये आप लोग लेक्चर मेथड में आप ये चीज़ समझ सकते हैं। इसमें जो टीचर होता है, अपना जो कंटेंट है, जो भी आपने विषय वस्तु ली है, जो भी टॉपिक लिया है, उसको वो पढ़ाने के लिए पहले से ही एक योजना बनाता है। उस योजना को तैयार करने के बाद से उन सभी बातों को भाषण के रूप में आपको प्रेजेंट करता है, यानी कि आपको लेक्चर के रूप में प्रेजेंट करता है। ये मूल रूप से आपका मौखिक रूप होता है, यानी ओरली आपको बताया जाता है, जेस्चर्स के थ्रू बताया जाता है, ओरली बताया जाता है। आप उसमें पैसिव ही रहते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग पैसिव ही रहते हैं। इसमें जो टीचर होता है वो अपने कंटेंट को बताता है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें पिछड़ जाते हैं। जब हम लोग कोई चीज़, मैं लेक्चर दे रही हूँ, उसमें कई चीज़ें मेन चीज़ें नोट कर रहा है, और अगर उसका बीच में छूट जाता है तो वो आगे की चीज़ें नहीं समझ पाता। तो ये भी एक क्या है, ये जो आपका है व्याख्यान विधि, इसमें एक डीमेरिट आ जाती है कि स्टूडेंट, टीचर तो पढ़ा रहा है पर बच्चे अगर बीच में ब्रेक हो जाता है तो बच्चा पूरा कंटेंट को नहीं समझ पाता है। तो ये आपके व्याख्यान लेक्चर में आता है, यानी व्याख्यान मेथड में आपका आता है। इसमें हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, जो टीचर्स हैं, इस व्याख्यान विधि में
सीमित समय में ही बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं, और एक लार्ज ग्रुप में यानी कि आपके बड़ी संख्या में अगर बच्चे हैं तो भी हम इस कंटेंट को आपको दे सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक ही समय में आप सभी को मैं ज्ञान दे पा रही हूँ, तो ये लेक्चर मेथड है। ये ज़्यादातर लेक्चर मेथड आपकी बड़ी क्लासेस में बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपके जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बड़ी क्लासेस में 11-12 के बच्चे, उनको लेक्चर दिया जाता है, बच्चे अपने आप से नोट जो जो उनकी नीड्स होती है, जो जो उनकी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं उनको नोट कर लेते हैं और उसको समझते और लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो लेक्चर मेथड है वो बड़ी क्लासेस के लिए बेनिफिशियल होती है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से छात्र अपनी बातों को कह नहीं सकता है, टीचर इसमें एक्टिव है पर स्टूडेंट इसमें पैसिव है, यानी कि स्टूडेंट अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। पर इसमें आपको करने के लिए, यानी कि इस लेक्चर मेथड को अच्छी तरह निभाने के लिए एक टीचर को ऐसा करना चाहिए कि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि आपने क्या समझा। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं लेक्चर दे चुकी हूँ और उसके बाद से भी बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो इसका ये अवगुण हो जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर मैं बात करूँ कि व्याख्यान विधि का प्रयोग कब किया जाए, यानी कि हम व्याख्यान विधि जब हम लेक्चर मेथड देना चाह रहे हैं तो हमें कब कब करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जो भी आपको नया टॉपिक देना है, मेरे को आज कोई नया टॉपिक देना है तो उसे प्रारंभ करने के लिए हमें लेक्चर मेथड देना चाहिए। जैसे आज मुझे आपको लेक्चर मेथड समझाना था, तो पहले मैंने उसकी भूमिका बनाई, भूमिका बनाने के बाद से मैंने आपको प्रेजेंट किया, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और लेक्चर मेथड में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें लेक्चर मेथड नए प्रकरण के लिए, यानी कि नए टॉपिक को शुरू करने के लिए करना चाहिए, लेक्चर मेथड को यूज़ करना चाहिए। इसके बाद से आपको जैसे कि किसी की जीवनी पढ़ानी है, मुझे किसी का योगदान पढ़ाना है, तो वो भी हम लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हैं। इसके बाद से ये एक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कोई भी नियम या सिद्धांत हो, उसका भी सामान्यीकरण करना होता है। यानी कि आप जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं, यानी एक सिस्टमैटिक है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, उसे हम सिस्टमैटिक रूप से प्रेजेंट करते हैं, वो भी आपका लेक्चर मेथड में ही आता है। फिर हमारी जो सूचनाएं हैं, जितने भी हमने अपने डाटा कलेक्ट किया है, जितने भी सूचनाएं हमने इकट्ठे की हैं, उसको हम एक फ्लो में, यानी कि एक वन वे प्रोसेस होता है, यानी एक टीचर एक वन वे प्रोसेस में आपको समझा रहा है, उसमें स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, यानी इसमें बहुत कम लेक्चर मेथड में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से जो भी हम प्रकरण पढ़ाते हैं उसको लास्ट में समरी ज़रूर देना चाहिए। जैसे मैंने पूरा लेक्चर आपको पढ़ा दिया, उसके बाद लेक्चर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, लास्ट में 2 लाइन में भी अगर मैं समराइज़ कर दूं तो इसका मतलब है कि बच्चे को समझ में आ जाता है, जो जो उसको त्रुटि हो रही है वो उसका कंप्लीट हो जाता है, वो उसको समझ लेता है। इसके बाद से जो भी हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो भी मैंने कंटेंट लिया है, उसे सीमित समय पर समाप्त करने के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। यानी मेरे को कोई लेसन पढ़ाना है, मेरी क्लास में हूँ और मेरा टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो मैं लेक्चर के थ्रू आपके टॉपिक को कंप्लीट कर पाती हूँ। यानी कि मैंने बहुत सारे लेसन बचे हुए हैं, एग्ज़ाम आ गया है, तो मैंने बहुत जल्दी लेक्चर मेथड के थ्रू आपके एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट किया, उस लेक्चर मेथड के थ्रू आपके लेसन्स को कंप्लीट किया, तो ये भी इसका बेनिफिशियल हो जाता है। इसके बाद से जो भी सूचनाएँ हमारी पुस्तक में लिखी होती है, यानी कि बुक में मिली होती है, उसे भी पता लगाने के लिए, उसे बताने के लिए लेक्चर मेथड बहुत अच्छा होता है। इसके बाद से जो हमारी पूर्व ज्ञान है, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, यानी कि मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हूँ, कुछ मैं प्रयोग नहीं कर रही हूँ, यानी कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो ये हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चा नवीन जो टॉपिक दिया जा रहा है, जो मैं टॉपिक पढ़ाना चाह रही हूँ, वो पूर्व ज्ञान से संबंधित करके आपको समझा सके, अपने आप को समझ सके। इसके बाद से एक चीज़ और है कि जब एक ही समय में बहुत से छात्रों को शिक्षण कराना हो तो लेक्चर मेथड सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ये तो हमारे थे कि हमारे कुछ विशेषताएं हैं व्याख्यान कौशल के, व्याख्यान मेथड के। इसके बाद से हमारे कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स इन लेक्चर मेथड, सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग बाय द टीचर, यानी कि अध्यापक द्वारा योजना बनाना। कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, बिना योजना के वो सक्सेस नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। टीचर क्या करता है, पहले योजना बनाता है, प्लानिंग करता है। उसके बाद से जो टीचर है उसके द्वारा वो प्रेजेंटेशन करता है, यानी कि प्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ,
मैंने योजना बना ली, मैं ये क्या क्या पढ़ाऊंगी, उसके बाद से मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, यानी कि प्रेजेंटेशन, यानी कि लेक्चर्ड बाय द टीचर। उसके बाद से थर्ड आपका जो स्टेप होगा वो होगा छात्रों द्वारा आग्रहण करना, यानी कि ग्रहण करना, रिसीविंग बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चा जो मैंने लेक्चर दिया वो आप ग्रहण कर रहे हैं, आप लोगों ने ग्रहण किया। तो ये 3 स्टेप होते हैं आपके लेक्चर मेथड में। पहला आपका प्लानिंग बाय द टीचर, दूसरा आपका आता है लेक्चरिंग बाय द टीचर, और लास्ट आपका जो आता है रिसीविंग बाय द स्टूडेंट। तो ये 3 स्टेप्स जो थे आपके लेक्चर मेथड में थे। इसके बाद से हम अगर देखें, अगर कोई मेथड है तो उसके कुछ गुण और दोष भी होंगे, तो इसे भी हम देख लेते हैं। अगर हमें इसे प्रभावशाली बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि व्याख्यान को अधिक अर्थपूर्ण, यानी कि आपको मीनिंगफुल बनाना हो या इफेक्टिव बनाना हो, उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले जो भी आपने टॉपिक लिया है उसको छोटे छोटे अंशों में व्यवस्थित कीजिए, सिस्टमैटिक कीजिए, लॉजिकली उसको लिखिए, उसके बाद से क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक लिख कर प्रस्तुत कीजिए, प्रेजेंट कीजिए। पहला कि आपको इफेक्टिव बनाना है आपका लेक्चर मेथड, क्योंकि वो बहुत बोरिंग होता है। अगर मैं आपको 1 घंटा लेक्चर दूंगी तो आप बीच में बोर होने लगेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी आप कंटेंट ले रहे हैं आपको छोटे छोटे अंशों में लीजिए, तार्किक उसका यानी कि उसके लॉजिकली होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक रूप से आपको प्रस्तुत करना चाहिए, सबसे पहला। फिर दूसरा चीज़ है कि जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आपने कंटेंट लिया हुआ है, उसमें आप चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स को यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चों का जो ज्ञान है वो स्थायी हो सके। क्योंकि ये जो लेक्चर मेथड है वो स्मृति स्तर को बहुत बढ़ाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रट रहा है, समझ रहा है। अगर मैं कुछ चीज़ बता रही हूँ तो उस समय सिर्फ आप समझते हैं, कुछ देर बाद वो ख़त्म होने लगती है। अगर मैं लिख लेती हूँ तो उसके बाद से वो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद से व्याख्यान कौशल के लिए आपको रोचक बनाने के और क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट है बीच बीच में उनको उदाहरण दीजिए या फिर उनसे क्वेश्चंस पूछिए। ये भी एक टेक्निक हो सकती है जिससे आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं लेक्चर मेथड को। इसके बाद से आप जो भी आपने कंटेंट तैयार किया है, जो भी आपका नॉलेज है, उसको पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। उसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें समझने में जो बच्चे समझ रहे हैं उसमें उनको दिक्कत ना आ पाए। इसके बाद से आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और छात्रों को समझने योग्य होनी चाहिए। क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो कई बार होता है कि स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाता, इसलिए टीचर को हमेशा सरल भाषा में समझाना चाहिए, स्पष्ट रूप में समझाना चाहिए, कहानी उसमें रूप में नहीं लेना चाहिए। उस लेक्चर मेथड को भी बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहिए ताकि बच्चे उसे समझ पाएँ। इसके बाद से लास्ट में एक और है कि जैसे अगर स्टूडेंट के सामने कोई समस्या आ रही है तो उनको क्या कहना चाहिए कि आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी टीचर से क्वेश्चन पूछें। क्योंकि लेक्चर मेथड बिल्कुल पैसिव है, स्टूडेंट के लिए 1 वे प्रोसेस है, तो स्टूडेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर आपको इसके इफेक्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, तो टीचर उसका जवाब देंगे। इससे इफेक्टिव बन सकती है लेक्चर मेथड। इसके बाद से हम देखें, अगर हम इसके बाद से देखें जो भी लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर मेथड में अगर मुझे साइंस पढ़ाना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं प्रभावशाली बनाने के लिए। अगर मुझे साइंस पढ़ाना है तो साइंस के लिए भी कुछ स्टेप्स होंगे। साइंस के लिए सबसे पहले अगर मैं स्टेप की बात करूं तो सबसे पहले हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। जो भी मैं लेक्चर दे रही हूँ उसका एक उद्देश्य, बिना उद्देश्य को कोई भी मेथड नहीं कंप्लीट है। इसीलिए आपको सबसे पहले एक उद्देश्य बनाना चाहिए, जिसमें वाई, होम, व्हाट, ये सब चीज़ें आ जाती है, यानी आपने क्या, क्यों किया, ये सब चीज़ें आपका उद्देश्य में आ जाती है। उसके बाद से आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो आपका सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान में आप लोग इंट्रोडक्शन बनाते हैं, प्रस्तुतिकरण बनाते हैं। उस जो आपका जो प्रस्तावना कौशल है उसी से आपको पता चलता है कि आप कौन सा कंटेंट पढ़ाने वाले हैं या बच्चे को कौन सा कंटेंट आपको पढ़ाना है। सबसे पहले आप उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद से आप कंटेंट जो होता है उसमें आपका प्रस्तावना कौशल रखते हैं। फिर आप ऑर्गेनाइज ऑफ द कंटेंट, आपका जो जितना भी कंटेंट है आपका सिस्टमैटिक उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं, मेन पॉइंट्स को, क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को, फिर आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, उनको भी रखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, यानी कि आपको जो भी आपका टॉपिक है उसको आप प्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो भी आपका एड्स है, टीचिंग एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है, उसको ब्लैक बोर्ड है, ये सब चीज़ें, जेस्टर्स है, पोस्टर, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ ये मेरे जेस्टर्स है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू भी हम प्रेजेंट करते हैं। फिर लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको याद रखना है कि जब भी आप निष्कर्ष देते हैं तो उसमें छोटा सा समरी जरूर ऐड कीजिए।
कीजिए, यानी कि आप पढ़ाने के बाद से लास्ट में एक समरी ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये तो हमारे लेक्चर मेथड में आपके कुछ स्टेप्स थे। पहला स्टेप आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर, फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एंड लेक्चर, यानी जो भी टॉपिक हो या लेक्चर। फिर थर्ड स्टेप आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। फोर्थ स्टेप आपका है प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक या लेक्चर। और लास्ट आपका आता है स्टेप, फिफ्थ स्टेप जो है आपका कंक्लूजन एंड समरी। तो ये तो आपके थे पूरे के पूरे आपके स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद से हम बात करते हैं व्याख्यान कौशल के गुण की बात। अगर हम गुण की बात करें तो इसमें इकोनॉमिकली बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें खर्च तो कुछ आ नहीं रहा है, इसमें कोई प्रयोग का खर्च नहीं है, आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कोई सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैंने कोई टीचिंग एड नहीं लिया हुआ है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि ईजी है। इसके बाद से एक ही अध्यापक द्वारा एक ही समय में बहुत बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको YouTube पे पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक ही समय में मैं बहुत सारे बच्चों को ज्ञान दे पा रही हूँ। फिर नेक्स्ट आपका आता है, ये बहुत ही सरल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और तीव्र गति से चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 1 वे प्रोसेस है। मैं अपनी गति से आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे इंटरप्ट बीच में नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बीच में क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहे हैं, तो मैं अपने गति से आपको पढ़ा रही हूँ। फिर इसके बाद से आपका है, ये आपका जो है टीचर जो होता है इसमें योग्य होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो उसमें इंटरेस्ट ले पाए, उत्साह से उसे पढ़े, उसे प्रेरणा मिले कि हाँ मुझे ऐसे याद करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं ऐसा लेक्चर दूं कि बच्चे उसमें सुस्त हो जाए। तो ये टीचर का अनुभवी और योग्य होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने कंटेंट को अच्छी तरह आपको प्रेजेंट कर सकें। और लास्ट आपका है, जो भी आप नवीन प्रकरण लेते हैं, जो भी नया टॉपिक लेते हैं, उस ज्ञान को ऐसे प्रेजेंट करें कि बच्चा उसमें अधिक इंटरेस्ट ले सके, यानी कि व्याख्या करते समय इस विधि का अत्यंत जो उपयोगी है वो लेक्चर मेथड के थ्रू हम आपको प्रेजेंट कर पाएँ। तो ये तो थे आपके गुण। अगर गुण है तो दोष भी होगा। तो दोष में अगर हम देख लें तो सबसे पहली बात कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें छात्र क्या है, छात्र को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये मूक श्रोता यानी कि पैसिव लर्नर की तरह काम कर रहा है। एक टीचर सेंटर्ड है, सबसे बड़ा दुख कि टीचर सेंटर्ड है, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड उसमें कुछ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, बच्चा कोई कुछ नहीं पूछ पा रहा है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड है। फिर ये स्मृति स्तर को बहुत ज़्यादा बल देता है, सिर्फ आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रट रहे हैं, आप इसमें कुछ प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या स्थायी ज्ञान नहीं हो पा रहा है बहुत ज़्यादा। इसके बाद से इसमें कोई भी न प्रयोगात्मक है न क्रियात्मक कार्यों का महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसमें जो छात्र हैं वो निष्क्रिय भाव से काम कर रहे हैं, यानी कि वो निष्क्रिय हैं। फिर इसमें जो छात्र हैं उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है, छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपनी बात वो नहीं कह पाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपनी थिंकिंग को बता नहीं पाते हैं, तो इसमें इसका विकास नहीं हो पाता है। फिर आपका जो भी छात्र है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक कुशल वक्ता हो, ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक टीचर बहुत अच्छा, बहुत कुशल वक्ता हो, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। इस विधि में यानी कि जो लेक्चर मेथड है वो 1 वे प्रक्रिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया 1 वे प्रोसेस है। और लास्ट में एक और हम पॉइंट देख लेते हैं दोष में, कि इस विधि में छात्रों की आवश्यकता, अनुभव और रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता है। इंडिविजुअल होने के बाद भी हम ये नहीं कहते कि वो बच्चा कम समझ सकता है, ज़्यादा समझ सकता है। मैं 1 वे पढ़ा रही हूँ, आप सभी के लिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप इसमें इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके लेक्चर मेथड में आ जाता है। इसके बाद से मैं लेक्चर मेथड अब मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रही हूँ। लेक्चर मेथड को आप चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको लिख के बता दिया, आपने उसमें कुछ इंटरप्ट नहीं किया, मैं से बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, आप इसको लिख रहे हैं अपने आप से, आप उसमें इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, यानी कि बहुत पुराना मेथड है। इसको ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, टेलिंग मेथड कहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूँ। ये गुरुकुल से चला आ रहा है, क्योंकि जब गुरुकुल था तो उस समय क्या था, लेक्चर मेथड दिया जाता था, उस समय कुछ लिखा नहीं जाता था, तो वो लेक्चर मेथड क्या था, आपका ट्रेडिशनल मेथड था। और चॉक एंड टॉक, ये आप लोग कई बार वर्ड आ जाता है कि चॉक एंड टॉक मेथड को इसको कहते हैं, तो वो लेक्चर मेथड को कहते हैं, व्याख्यान विधि को कहा जाता है। टेलिंग मेथड किसको कहते हैं, लेक्चर मेथड को कहा जाता है। टीचर सेंटर्ड है, जिसको टीचर को क्या करना है, सिस्टमैटिक, लॉजिकली, इम्प्रेसिव, इन 3 वे में आपको लिखना है, अपने लेक्चर को देना है, प्रेजेंट करना है। व्याख्यान विधि अब समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने को हम व्याख्यान विधि कहते हैं। इसमें टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर किसी भी कंटेंट को, विषय को हम क्लास में ऐसे बताते हैं कि बच्चा उसे समझ पाए, उसे लिख पाए।
नेक्स्ट आपका क्या है, डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि की बात करें तो इस विधि में स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रहते हैं, जबकि हमने लेक्चर मेथड में क्या देखा कि लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर एक्टिव है और जो स्टूडेंट है वो पैसिव लर्नर के रूप में काम करता है। तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं। टीचर जो पढ़ाता है कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट भी करता रहता है, उसी एक्सपेरिमेंट्स को स्टूडेंट देखकर समझते हैं और उसमें ज्ञान स्थायी करते हैं। यानी कि उन्हें देखकर ही, यानी कि किसी भी चीज़ को हम डेमोस्ट्रेट कर देते हैं तो बच्चे में वो स्थायी ज्ञान हो जाता है। अगर मैं कोई चीज़ प्रयोग करके आपको बता दूं तो बच्चे उसको जल्दी से उसको ग्रहण कर लेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद से समय समय पे स्टूडेंट जो है अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाते हैं, जबकि लेक्चर मेथड में वो अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते थे। टीचर डिस्कस भी कर सकते हैं, स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं, जबकि हमारा लेक्चर मेथड था उसमें टीचर्स ही बताएंगे, आपका स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जैसे अगर मुझे सोलार सिस्टम पढ़ाना है, मैंने एग्जाम्पल में बताया, तो आपका क्या है, सोलार सिस्टम को मैंने सभी प्लैनेट्स को लेके आया, मॉडल बना दिया और मॉडल के थ्रू आपको समझा दिया, आपको सभी प्लैनेट्स समझ में आ गए। तो ये मेरा डेमोस्ट्रेशन मेथड है। और यहाँ पर बच्चे पूरे घिरे हुए हैं, हर एक बच्चे को पता चलेगा कौन सा प्लैनेट कब आता है। तो ये सब चीज़ें भी हमारी डेमोस्ट्रेशन मेथड के अंतर्गत आती है। ये हमारे साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत ही यूज़फुल होता है। ये हमारे साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि साइंस में भी आपको मॉडल्स, आपके चार्ट, ये सब यूज़ होते हैं। मैथ्स में भी आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें कई सारे मॉडल्स बनाने पड़ते हैं और उसके थ्रू हम डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी डेमोस्ट्रेशन मेथड में आता है। अगर हम डेमोस्ट्रेशन मेथड की विशेषताओं की बात करें तो ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चों को कोई चीज़ प्रयोग करके बताया जाए तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है, जबकि लिखने के बजाय वो समझते हैं प्रयोग किए हुए चीज़ों को। इसके बाद से इसमें समय कम लगता है। अगर मैं कोई चीज़ प्रयोग कर रही हूँ तो उसमें समय कम लगेगा और बच्चे को जल्दी समझ में आ जाएगा, उसका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। स्टूडेंट स्वयं देखकर सीखते हैं, यानी कि खुद समझते हैं, टीचर बता रहा है और स्वयं खुद समझते हैं, अपने जो उनका जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसी के हिसाब से वो समझते हैं और बच्चे स्वयं से सीखते हैं। फिर स्टूडेंट की जो दृष्टि है, यानी कि आँखों से सुनना और देखना, ये दोनों ही इंद्रियां उनकी एक्टिव रहती है। एक तरह से कहा जाए, अगर हम डेमोस्ट्रेशन मेथड करते हैं तो बच्चों की सभी इंद्रियां एक्टिव होती हैं और बच्चे उनका उसमें स्थायी ज्ञान ग्रहण करते हैं। इसके बाद से बच्चे विचार शक्ति का विकास होता है। बच्चों में विचार शक्ति का विकास भी, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मैम ने कैसे कैसे किया, तो वो सब चीज़ें भी इसमें इस डेमोस्ट्रेशन मेथड की वजह से बच्चों में विचार शक्ति का विकास भी होता है और ज्ञान स्थायी हो जाता है। ये तो इसकी विशेषताएं आई। इसके बाद से हम अगर डीमेरिट्स की बात करें तो इस विधि में स्टूडेंट को स्वयं प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया जाता है। जब मैं आपको समझा रही हूँ, एक टीचर प्रयोग करके बता रहा है तो सब बच्चे भीड़ लगा के बैठे रहते हैं, तो वो बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर बच्चे खुद प्रयोग नहीं कर रहे। टीचर प्रयोग करके बता रहा है, मुझे एक फूल के बारे में बताना है, ये पेटल है, ये सेपल है, तो फिर बच्चे को मैं सिर्फ बता रही हूँ, फूल के सब चीज़ें पार्ट्स को बता रही हूँ, तो वो जो स्टूडेंट है वो सिर्फ देख रहा है, वो खुद नहीं कर रहा, वो टीचर कर रहा है। इसमें कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो ठीक प्रकार से इस प्रयोग को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि बच्चे झुंड में खड़े हैं, कई बच्चों को दिख रहा है, कई बच्चों को नहीं दिख रहा है, तो ये मेथड कई बार ये यूज़फुल नहीं हो पाता है। इसमें अगर मैं सुझाव देने की बात करूं तो इसमें सुझाव में कह सकते हैं कि प्रदर्शन विधि में आवश्यक सामग्री को पहले ही प्रदर्शन मेज पर रख दिया जाना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें मेरी जितनी भी टीचिंग एड्स है उसको मैं टेबल पर रख दूँ, ताकि बच्चों को पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होगी। इसके बाद से इसका उद्देश्य बच्चों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद से जो भी प्रयोग किया जा रहा है वो सभी छात्रों को समान रूप से दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे झुंड बना दिया, आधे बच्चों को दिख रहा है, आधे बच्चों को नहीं दिख रहा है। और लास्ट ये कि प्रदर्शन के समय टीचर को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन शब्द बोल दिया तो बच्चे को समझ में ना आए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें डेमोस्ट्रेशन मेथड के स्टेप्स की, तो सबसे पहले स्टेप आपका आता है, इसको स्टेप्स को आप लोग याद रखिए क्योंकि स्टेप्स कई बार पूछा जाता है। तो पहला स्टेप होता है प्लानिंग बाय द टीचर। ऑब्वियस ही बात है कि टीचर सबसे पहले प्लानिंग करेगा, प्लानिंग या प्रिपरेशन करेगा। दूसरा आपका स्टेप आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, यानी कि आपका जो भी आपका लेसन आपने लिया है, जो भी कंटेंट लिया है, उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। पहले से बिना इंट्रोडक्शन के आप लेसन को नहीं पढ़ा पाएंगे। उसके बाद से थर्ड आपका स्टेप जो आएगा वो टीचिंग, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, टीचिंग होनी चाहिए। कैसे आपने टीचिंग किया, आपको प्रेजेंट करना है, आपको समझाना है। फोर्थ आपका आया है आपको डेमोस्ट्रेट, चाहे किसी भी चीज़ से करें, चाहे वो टीचिंग एड से करें, चाहे ब्लैक बोर्ड पर करें, चाहे समरी के थ्रू करें, आप डेमोस्ट्रेट करेंगे।
उसके बाद से आपका आता है, यानी कि डेमोस्ट्रेशन में आपके एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, यानी आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपके डेमोस्ट्रेशन में आएगा। फिफ्थ आपका स्टेप आएगा टीचिंग। टीचिंग में आपका एड्स है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो भी आप कर रहे हैं, जब मैं टीचिंग कर रही हूँ तो उसमें मुझे ब्लैक बोर्ड की भी यूज़ की जरूरत पड़ सकती है, मुझे समरी भी बता सकती हूँ मैं, तो वो सब चीज़ें आपकी आएंगी। और लास्ट आपका आता है इवैल्यूएशन, यानी कि सिक्स स्टेप आपका आता है इवैल्यूएशन, जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऑफ द डेमोस्ट्रेशन, जो भी आप क्वेश्चन करें ऑफ द डेमोस्ट्रेशन, जो भी प्रदर्शन से संबंधित क्वेश्चन है वो आप उसको कर सकते हैं। ये इवैल्यूएशन में आएगा, यानी पहले आपका प्लानिंग, दूसरा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, थर्ड आपका है टीचिंग यानी प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन, फोर्थ आपका है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल, और फिर उसके बाद से फिफ्थ आपका आता है टीचिंग एड्स, लास्ट आपका आता है इवैल्यूएशन। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं। मेरिट आपने समझ लिया कि इसके गुण क्या होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा डीपर यू अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि बच्चों को समझ में, विचार शक्ति का विकास होता है, इससे समझ में आ गया। डिसिप्लिन बना रहता है, क्योंकि हर एक बच्चा देखता है, ध्यान से देखता है, तो डिसिप्लिन बना रहता है। बच्चे इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बच्चे उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इंटरेस्ट इनका बना रहता है। तो इसलिए अगर हम बात करें इसके डीमेरिट की, तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, ठीक है। और इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर करते हैं, हर एक बच्चा एक तरह से नहीं समझ सकता है, फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं। हम हर एक बच्चे को एक तरह समझते हैं और हर एक बच्चे को एक ही प्रयोग की तरह समझाते हैं। इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, समय कम लगता है। इतना आपको समझ में आ गया मेरिट और डीमेरिट। अगर हम बात करें आपके जितने भी डेमोस्ट्रेशन और लेक्चर मेथड में, इसमें हमारा जो लेक्चर मेथड कम डेमोस्ट्रेशन मेथड करें तो सबसे अच्छा इफेक्टिव होता है टीचिंग, क्योंकि आप लेक्चर भी दे रहे हैं, डेमोस्ट्रेट भी कर रहे हैं, तो बच्चों का ज्ञान जो होता है वो स्थायी हो जाता है। तो इतना आपका समझ लिया आपने लेक्चर मेथड और डेमोस्ट्रेशन मेथड। ये तो था आपका लेक्चर मेथड और डेमोस्ट्रेशन मेथड, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग पूछ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के कुछ टॉपिक्स करवाने के लिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, चाहे वो पेडागॉजी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो आपके खुद के सब्जेक्ट से हो, यानी कि जैसे कि आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के से संबंधित क्वेश्चन हो, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ये आपके जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जो आ रहे हैं, जो आपसे नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनको भी आप लोग शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके, जैसे कि आप लोग को मिल रहा है। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नया नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाएगा, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।